हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री का यह पहला सेशन है और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के भारत में कौन कौन से प्रभाव एवं परिणाम देखने को मिले। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। यानी आधुनिक भारत के इतिहास में आपको भारत एवं यूरोप के बीच में जो रिलेशन दिखाई पड़ते हैं, व्यापारिक संबंध दिखाई पड़ते हैं, वो आधुनिक भारत के समय में प्रारंभ नहीं हुए थे, बल्कि इससे काफ़ी समय पहले प्राचीन काल में यूनानियों के साथ ही ये जो रिलेशन थे वो प्रारंभ हो चुके थे। लेकिन प्राचीन काल में इनका क्षेत्र जो था वो बड़ा सीमित था और एक बड़े पैमाने पर जो है व्यापारिक संबंध हमें प्राचीन काल में देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि उनका विस्तृत रूप जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? आधुनिक भारत में देखने को मिलता है। भारत को यूरोप से मिलाने वाले अगर समुद्री मार्गों के बारे में बात करें तो दो मार्ग सबसे प्रमुख थे। पहला था फारस की खाड़ी से होकर जाने वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर से होकर के गुजरने वाला मार्ग। फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो था ये अधिक प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाले मार्ग पे अत्यधिक कोहरे की समस्या रहती थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य समस्याएं भी इस मार्ग पर देखने को मिलती थीं, क्योंकि यहाँ पर समुद्री लुटेरे अत्यधिक संख्या में जो है मिलते थे, जो कि व्यापारियों को आवागमन में असुविधा उत्पन्न करते थे, उनके पैसे को, उनके सामान को लूट लिया करते थे। तो फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वो अधिक प्रचलन में था। उस समय पर एशिया के व्यापार पर अरब वासियों ने अपना एकाधिकार जमा रखा था। और भूमध्य सागरीय यूरोपीय व्यापार, इन दोनों के बारे में बात करें तो इन पर इटली के जो व्यापारी थे या इतालवी व्यापारी जो थे उन्होंने अपना एकाधिकार बना रखा था। पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण यह व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, इस व्यापार के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? क्योंकि पूर्वी देशों के जो गरम मसाले थे, काली मिर्च, लौंग वगैरह, ये जो है पश्चिमी देशों में काफ़ी मुनाफे वाले दामों में बेचे जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से यह व्यापार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता था। फिर क्या होता है आगे 1453 ईस्वी में तुर्क जो होते हैं वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिम से जो व्यापारी तुर्की के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे उस मार्ग पर भी वो अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी देशों के व्यापारियों के जो आने के मार्ग थे उन पर भी तुर्कों का अधिकार हो जाता है। यानी पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के बीच में जो संपर्क मार्ग थे या कुछ स्थल मार्ग भी थे उन पर भी तुर्कों का अधिकार हो जाता है। उधर यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल, व्यापार से इनको बहिष्कृत कर दिया गया था, किंतु पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इनकी इच्छा जो थी वो प्रबल थी, क्योंकि इन्हें पूर्व के जो ट्रेड में जो मसाले वगैरह थे उनके बारे में इनको पता था। तो स्पेन और पुर्तगाल जो थे इनकी भी काफ़ी इच्छा थी कि हम जो है ईस्ट के साथ में अपना ट्रेड संबंध जो है स्थापित करें या व्यापार करें। तो ये काफ़ी लालायित थे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। अतः इन्होंने क्या किया, इन नवीन देशों ने भारत एवं इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए मार्ग ढूंढने प्रारंभ कर दिए। क्योंकि पहले जो पश्चिम से लोग आते थे वो तुर्की के रास्ते जाते थे, कुस्तुनतुनिया के रास्ते आते थे। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, तो वहाँ से जो है इनका जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध कर दिया था। तो अब इन देशों के पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ये बचा कि अब कुछ नई जो है रास्ते ढूंढे जाएँ भारत एवं इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए। तो स्पेन एवं पुर्तगाल ने नए मार्ग ढूंढने का जो है आरंभ कर दिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 15वीं शताब्दी का जो समय था वो पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, नई नई खोजें, भौगोलिक खोजें, ठीक है, नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ था। तो इसी समय पर जहाजरानी का निर्माण एवं नौ परिवहन विज्ञान में प्रगति देखने को मिलती है। जहाज़ों का निर्माण, पानी के जहाज़ों का, शिप्स का जो है निर्माण होने लग जाता है। नौ परिवहन विज्ञान में प्रगति देखने को मिलती है। कुतुबनुमा का आविष्कार होता है। कुतुबनुमा यानी आप जिसको हम दूरबीन से कंपेयर कर सकते हैं, दिशा सूचक जो होता है, इसका भी जो है, क्योंकि जब भी समुद्रिक यात्राएं जो लोग करते थे उसमें दिशा सूचक की काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस रहती थी, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता था। तो इसके लिए जो है कुतुबनुमा का जब आविष्कार होता है तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है।
पुर्तगाली राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भौगोलिक खोजों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास एवं योगदान दिए थे। बार्थोलोम्यू डियास ये एक पुर्तगाली नाविक था और इसके द्वारा उत्तमांशा अंतरीप की खोज की गई थी 1487 में। उत्तमांशा अंतरीप जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था। वैसे यहाँ पे जो खोज शब्द है ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि खोजी वो चीज़ जाती है जिसका अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनको पता नहीं था, लोगों को एक से दूसरे देश के बारे में पता नहीं था। तो 1494 में कोलंबस निकलता है भारत तक पहुँचने के लिए, लेकिन भारत के बजाय वो अमेरिका पहुँच जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो 1494 में कोलंबस जब निकला था भारत के लिए निकला था। ठीक है, भारत के लिए निकला था, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाया था, तो भारत के बजाय वो अमेरिका पहुंच गया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाली नाविक था। ये उत्तमांशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए, यानी पूरी अफ्रीका का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा था 1498 में। और इसीलिए कहा जाता है कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। थोड़ा सा मैप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये है देखिए पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डिगामा यहीं का था। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अब भारत कहाँ पे है? भारत देखिए यहाँ पे है, ये भारत है, ये पुर्तगाल है और ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि पुर्तगाली जो यूरोपीय कंट्री थे वो इस साइड से आ भी सकते थे। ठीक है, इस साइड से इनको क्या होता है कि कम समुद्री यात्रा करनी पड़ती। इस साइड से इनको कम समुद्री यात्रा करनी पड़ती, केवल यहाँ से क्रॉस करते और ऐसे करके यहाँ से निकल जाते, या फिर इस रास्ते से होकर भी आ सकते थे। लेकिन क्या था कि यहाँ पर जो है तुर्कों ने अपना अधिकार जमा रखा था। ठीक है, तुर्कों ने अपना अधिकार जमा रखा था, तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो है एक दूसरा ऑप्शनल मार्ग चुनने का निर्णय लिया। तो जब ये अपने देश से निकले लिस्बन से, तो इनका जो मार्ग है वो देखिए इस तरीके से है, कुछ ऐसे करते हुए इस मार्ग से ऐसे होते हुए ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप हो जाता है। इसका पूरा चक्कर काटते हुए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये कहाँ पे पहुँच गए? सीधे गोवा के तट पर। ठीक है, 1498 में। यानी कि इतना लंबा रास्ता जो है वास्को डिगामा को तय करना पड़ा था, क्योंकि जो बाकी ऑप्शनल मार्ग थे, दूसरे वाले मार्ग थे, उन पर तुर्कों ने अधिकार कर रखा था। तो वो किसी भी पश्चिमी व्यापारी को इधर आने नहीं देते थे। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय करके जो है भारत तक की यात्रा की थी। तो यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब वास्को डिगामा भारत आया था तो आने का जो उसका मार्ग था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन जब वो वापस लौट के गया था, यहाँ से वापस लौट के गया था, तो बिल्कुल वह इस तट के सहारे 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 ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके निकल के गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब वास्को डिगामा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी जुलाई 1447 में, तो उसने जो मार्ग इख्तियार किया था भारत पहुँचने के लिए वो काफ़ी लंबा मार्ग था, पूरी अफ्रीका का चक्कर काटते हुए वो और दूर होकर के जो है भारत के गोवा पहुँचा। यानी कालीकट जो है, कालीकट के पास में कप्पगडाबू बंदरगाह है, वहाँ पर ये पहुँचा था। लेकिन वापसी का जो मार्ग था उसका आने वाले मार्ग के अपेक्षा जो है छोटा मार्ग था। आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशियों के आगमन के क्रम के बारे में बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में आए थे डच, उसके बाद में आए थे ब्रिटिश, उसके बाद में फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश लोग जो है भारत में आए। ये तो हो गया भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम। वहीं अगर बात करें कि कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था, कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया 1498 में कालीकट में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं वो सूरत में स्थापित की थी 1600 ईस्वी में। इस कंपनी का जो प्रारंभिक नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इसी कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1602 में, और कहाँ पे की थी इन्होंने? मसूलीपट्टनम में जो है अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। डेनिश
डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1616 में, सूतानाती में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फ्रांसीसी की जो कंपनी थी द इंडस ओरिएंटलिस 1664 में इन्होंने सूरत में जो है अपना व्यापार प्रारंभ किया। वहीं स्वीडिश जो थे, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने 1731 में गोहनबर्ग में की। तो इस तरीके से ये क्रम आपको याद रखना है कि भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी और स्वीडिश। यहाँ एक चीज़ जो याद करने वाली है वो ये है कि बेशक डच जो थे ब्रिटिश लोगों से पहले आए थे, डच जो थे अंग्रेज़ों से पहले आए थे, लेकिन इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी इनकी, या कंपनी की स्थापना के क्रम के बारे में बात करें तो डचों से पहले अंग्रेज़ों की कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, हालांकि अंग्रेज़ जो थे वो तीसरे वरीयता क्रम पर आते हैं, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश। तो पुर्तगालियों के बाद में डचों की जो है यहाँ पर व्यापारिक कंपनी स्थापित नहीं हो पाई थी। डचों से पहले ब्रिटेन के वासियों ने, या ब्रिटेन के जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे स्थापित हो गई थी। ठीक है, यूरोपियों के आने के क्रम में भले ही डच अंग्रेज़ों से पूर्व भारत में आए, किंतु उनकी फैक्ट्री अंग्रेज़ों के बाद स्थापित हुई, यानी कि 1602 में स्थापित हुई। भारत में सबसे पहले आने वाले एवं सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज़ थे। ठीक है, ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक जो है भारत में रहे हैं, ये सबसे लास्ट में गए हैं भारत छोड़ के। अब वन बाय वन सभी यूरोपियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पुर्तगालियों के बारे में। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के कौन से बंदरगाह पे उतरा था? कप्पगडावू बंदरगाह पे उतरा था और केप ऑफ गुड होप, या जैसे हम उत्तमांशांतरी बोलते हैं, पूरी अफ्रीका का चक्कर काटते हुए ये उस तट पर पहुंचा था। और इस तट तक पहुंचने में इसकी सहायता की थी, या इसको बोल सकते हैं हम पथ प्रदर्शक इसका कौन था? अब्दुल मनीद नाम का एक नाविक था जो कि गुजरात से संबंध रखता था। जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा तो वहां पर जो पहले से ही अरब व्यापारी मौजूद थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन वहां का जो स्थानीय शासक था, जिसको आप जो इसका नाम जमोरिन के नाम से जिसको आप जानते हैं, जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जमोरिन उस राजा का नाम नहीं था, बल्कि उसकी पैतृक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, पैतृक उपाधि थी जमोरिन, जमोरिन कोई नाम नहीं है, जमोरिन पैतृक उपाधि है। तो नाम जो है उसका किताबों में देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से हम उसे जमोरिन के नाम से जानते हैं। तो जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था या कप्पगटाबू बंदरगाह पर पहुंचा था, तो जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया और उसको जमोरिन ने जड़ी बूटी, मसाले और अन्य सामान जो है यहाँ से ले जाने की परमिशन उसको दे दी थी। वास्को डी गामा जब इस माल को लेकर के अपने देश पहुंचा तो इसने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। अपने पूरे आने जाने के भाड़े को काट करके उसने 60 गुना मुनाफा जो है कमाया था अपने देश में जा कर के। और ये किस जहाज़ से वापस गया था? हेक्टर नामक जहाज़ में बैठ करके ये वापस गया था। तो जब इतना सारा मुनाफा हुआ तो जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो थी वो यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। और इसका शासक मैनुअल प्रथम, इसने अपने आप एक उपाधि धारण कर ली थी, वाणिज्य के प्रधान, या जिसको हम बोल सकते हैं कमर्शियल हेड की जो उपाधि थी पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने धारण कर ली थी। ये तो हो गया पहला अभियान। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के बारे में बात करें तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आया था। इसके बाद में 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में जो है स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की? कोचीन में। 1505 में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित हुई। इसके बाद में 1505 में क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला पुर्तगाली वायसराय, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और इसके बाद में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले थे। तो वो कौन कौन से परिवर्तन थे वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कार्यकाल 1505 से लेकर के 1509 तक ये भारत में रहा था और इसको हम कह सकते हैं कि ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई थी भारत के प्रति? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं, इसका जन्मदाता था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ था कि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का पूरी तरह से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। पूरा कंट्रोल स्थापित करना इस ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था। 1508 में अल्मीडा ने जो है युद्ध लड़ा था संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के विरुद्ध, जिसमें कौन कौन से जगह के जो है सेनाएं थीं, गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेनाओं से अल्मीडा ने युद्ध लड़ा था 1508 में, और ये बुरी तरह से पराजित हुआ था। इसमें इसका पुत्र भी मारा गया था। फिर उसके बाद में क्या होता है, बदला लेने के लिए 1509 में फिर दोबारा से इसी नौसैनिक बेड़े के साथ इसका युद्ध होता है, और अब की बार में अल्मीडा ने इस नौसैनिक बेड़े को परास्त कर दिया। और इससे क्या प्रभाव, इसका जो क्या प्रभाव देखने को मिला कि एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। ठीक है, नौसेना का इसमें बड़ा योगदान रहा था इनको हराने में। तो जो अल्मीडा था उसकी जो नौसेना था काफ़ी शक्तिशाली थी, काफ़ी मजबूत थी, और इसी के दम पर इसने जो संयुक्त मोर्चा था, संयुक्त मुस्लिम मोर्चा था, उसको पूरी तरह से हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद में हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का पूरा जो है अधिकार होने, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार हो जाता है। इसके बाद में दूसरा जो गवर्नर, या उसको हम वायसराय बोल सकते हैं, दूसरा जो वायसराय बन के आया था पुर्तगाली वायसराय भारत में, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसका कार्यकाल था भारत में 1509 से 1515 ईस्वी तक। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपना मुख्यालय जो है कोचीन बनाया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे उनसे गोवा छीन लिया था 1510 में। 1511 में इसने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। मलक्का जो थी वो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी हुआ करती थी, जिसको 1511 में अल्बुकर्क ने कंट्रोल में ले लिया था अपने में। 1515 में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर भी अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि इसने भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। जो पुर्तगीज़ लोग थे उनको प्रेरित किया था कि वो भारतीय स्त्रियों के साथ क्या कर लें, विवाह करें। ठीक है, इनका प्रोत्साहन इसने दिया था कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और यहाँ पे जो है भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना प्रारंभ कर दें। 1515 में सेंट जेवियर चर्च, जो कि संभवतः प्रथम चर्च माना जाता है, इसका निर्माण गोवा में हुआ था अल्बुकर्क के समय में। इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा के ये खिलाफ था। 1515 में जो है अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में भारत का वायसराय बनता है, भारत का जो पुर्तगाली वायसराय बनता है वो है नीनो डी कून्हा। इसका कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहा। 1530 में इसने क्या किया, सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा जो है ट्रांसफ़र कर दिया। पहले जो कोचीन था, अल्बुकर्क के समय में मुख्यालय कोचीन था, तो इसने कोचीन से हटा करके मुख्यालय को गोवा स्थानांतरित कर दिया था। और गोवा इसके समय में क्या बन गई थी, पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई थी। मद्रास के निकट स्थान है सैंथोम और बंगाल में हुगली में इसने अपनी बस्तियां स्थापित की थी। 1534 में इसने बेसिन पर और 1535 में द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया था। फिर 1559 में दमन पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली नियंत्रण विधि एवं प्रक्रिया क्या थी? पुर्तगाली जो अन्य व्यापारी थे या अन्य व्यापारिक जहाज़ थे उन पर किस तरीके से कंट्रोल करते थे उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुर्तगाली एशियाई जो साम्राज्य था उसको नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया, या हम कह सकते हैं पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी थी उसको नाम दे दिया गया था एस्तादो द इंडिया। इस साम्राज्य को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता था। पहला था कि अफ्रीकी समुद्र तट पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। भारतीय एवं फारस की खाड़ी के जो प्रदेश थे वो गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरीके से कंट्रोल था पूरे एशियाई पुर्तगाली साम्राज्य पर। नीनो डी कून्हा ने चलाई थी कार्ड्स आमेडा काफिला व्यवस्था। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। कार्ड्स आमेडा काफिला व्यवस्था, इसका जन्मदाता था नीनो डी कून्हा। इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। कार्ड्स का अर्थ होता है परमिट, और परमिट प्राप्त करने के लिए, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शुल्क लेना पड़ता है। आर्मेडा का अर्थ है बल या फोर्स। काफिला है व्यापारियों के जहाज़। व्यापारियों के जहाज़ जब
इनके क्षेत्र से निकलते थे या पुर्तगाली जो सामुद्रिक साम्राज्य था वहाँ से अन्य व्यापारियों के जहाज़ निकलते थे, तो पुर्तगाली क्या करते थे, ज़बरदस्ती पहली तो उन्हें वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी, पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई भी व्यापारियों का जहाज़ या कोई भी व्यापारिक जहाज़ों का समूह अगर पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य के अंदर होके गुजरता था तो उसको सबसे पहले पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था और परमिट के लिए उनको कुछ पैसा जो है पुर्तगालियों को देना पड़ता था। इसके बदले में पुर्तगाली क्या करते थे, जो काफ़िला होता था व्यापारियों के जहाज़ों का जो काफ़िला होता था उसकी सुरक्षा के लिए अपना बल देते थे, यानी अपना फोर्स जो है वो भेजते थे, जिससे हम आर्मेडा कहते थे। तो आर्मेडा क्या था, वो पुर्तगाली बेड़ा होता था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडर्स शिप फ्रॉम रॉबर्स। लुटेरों से जो व्यापारियों के जहाज़ होते थे उनको लुटेरों से बचाने के लिए, लुटेरों से उनकी सुरक्षा करने के लिए पुर्तगाली बेड़ा भेजा जाता था, जिसे आर्मेडा कहा जाता था। ठीक है, कोई भी भारतीय अरबी जहाज़ बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था और एशिया के जो शासक थे इस व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य थे, यानी अगर उनकी इच्छा नहीं है तब भी उनको ये जो सिस्टम है फॉलो करना पड़ता था। इसका कारण था कि पुर्तगालियों की जो सेना थी, नौसेना थी, वो काफ़ी शक्तिशाली थी। ठीक है, तो कोई भी बेवजह उससे उलझना नहीं चाहता था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्ड्स प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। यानी मुगल बादशाह अकबर के जो व्यापारिक जहाज़ थे वो भी अगर पुर्तगालियों के साम्राज्य से होकर निकलते थे, उनके सामुद्रिक साम्राज्य से होकर निकलते थे, तो उनको भी जो है कार्ड्स प्राप्त करना पड़ता था। लेकिन मुगल बादशाह अकबर ने जो कार्ड्स प्राप्त किया था वो निःशुल्क प्राप्त किया था, क्योंकि वो अपने आप में एक राजा था, तो इस वजह से पुर्तगालियों ने उनको निःशुल्क कार्ड्स प्रदान किया था। तो एक तरह से यहाँ कहा जा सकता है कि अकबर ने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। पुर्तगालियों का भारत में पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो इनके 3 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहली चीज़ धार्मिक असहिष्णुता। पुर्तगालियों की सबसे ख़राब चीज़ ये थी कि वो धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टर थे और सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार नहीं करते थे। वे अपने ईसाई धर्म को अधिक प्रचार प्रसार में विश्वास रखते थे और इसी धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारतीय जो शासक थे या भारतीय ताकत जो थी उनसे इन्होंने शत्रुता कायम कर ली और ये एक मेन रीज़न रहा पुर्तगालियों के पतन का। इसके साथ साथ ब्राज़ील की खोज का पता लगना, यानी ब्राज़ील की खोज हो जाना या ब्राज़ील के बारे में पता लगना, ये भी पुर्तगालियों के लिए भारत से पतन होने का एक मुख्य कारण था। ब्राज़ील के बारे में जब इनको पता चला तो पुर्तगालियों का जो ध्यान था अपना व्यापार करने के लिए वो ब्राज़ील की ओर जो है बट गया। फिर इन्होंने जो है भारत पर कम ध्यान देना केंद्रित कर दिया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी पुर्तगालियों के पतन का एक रीज़न रहा था। इसके साथ साथ पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और उसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, तो बहुत सारी जो है यूरोपीय कंपनियां भारत में आ चुकी थी, तो आपस में जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता जो थी वो भी पुर्तगालियों के पतन का एक मेन रीज़न रही थी। पुर्तगालियों के भारत आगमन के कौन कौन से परिणाम निकले, क्या क्या प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। ठीक है, ईसाई जो है बहुत से लोग ईसाई बना दिए गए। 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को जो है नष्ट कर दिया गया था। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी, ताकि कोई भी धर्म से संबंधित अगर कोई मामला जाता है तो जो वहाँ के जो उसके कर्ता धर्ता लोग थे, जो पुर्तगाली थे, ईसाई धर्म को फॉलो करते थे, तो वो उसका जो है निराकरण कर सकें, अपने हिसाब से उसको हैंडल कर सकें। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, इनके साथ में प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर, सेंट जेवियर जिसको हम कहते हैं, सेंट जेवियर जो है भारत आए थे। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए थे या 3 ईसाई मिशन आए। 3 ईसाई मिशन मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आने का रीज़न क्या था कि इनको ऐसा लगा था कि मुगल बादशाह अकबर जो है ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहता है, इस वजह से वहाँ से 3 ईसाई मिशन जो है अकबर के दरबार में भी भेजे गए थे। भारत का जापान के साथ जो व्यापार आरंभ हुआ था इसका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत में क्या क्या चीज़ें लेके आए थे, तंबाकू, आलू, मक्का, इन तीनों चीज़ों का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। इसके साथ साथ भारत में जो छपाई मशीन की शुरुआत हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी, ये भी पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़
ये थी कि जो भारत के स्थानीय शासक थे या भारत की स्थानीय शक्तियाँ थीं, उनको एक चीज़ ये पता चल गई कि अगर हमें व्यापार में बने रहना है तो हमें अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना होगा। यानी व्यापार में नौसैनिक शक्ति की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में पता लगना, ये भी पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आज हमने पढ़ा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ और उसमें सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय थे पुर्तगाली, उनके बारे में हमने जाना। इसके बाद में 1 बाय 1 सभी यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।